नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी फुल टाइम। मैं आज आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ, शादीशुदा नौकर के प्यार में पड़ गई राजकुमारी। महाराजा थिबा की मौत के साथ राज परिवार के निर्वासन का कारण भी खत्म हो गया। अंग्रेजों ने पूरे परिवार को वापस बर्मा भेजने का फैसला किया, लेकिन इससे फिया खुश नहीं थी। वह रत्नागिरी से जाना ही नहीं चाहती थी। यहाँ उसका गोपाल रहता था। वह चाहती थी कि उसे वह शादी कर ले। गोपाल अब गाड़ीवाल बन गया था, लेकिन फिया से शादी रचाने में उसकी दिलचस्पी ना थी। फिया के लिए रॉयल रेजिडेंसी में रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था और वह सबकी परेशानी और दुश्मन बन गई थी। वह उसने राज परिवार के प्रभारी अंग्रेज अधिकारी और कलेक्टर बेंडर से कहा कि वह गोपाल से उसकी शादी करवा दे। बेंडर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, गोपाल हिंदू है, समाज में उसकी कोई विशेष प्रतिष्ठा नहीं है, उसने बहुत ज़मीन जायदाद जुटाई है। पहले तो वह शादी के लिए आनाकानी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि राजकुमारी को विवाह के बाद 1,000 रुपये पेंशन मिलने वाली है, तो वह तैयार हो गया। उसे केवल पैसा हथियाने के लिए फिया से शादी करनी थी। बेंडर्स की रिपोर्ट के तथ्यात्मक थी। एक नौकर ने इतनी ज़मीन जायदाद कैसे जुटाई? जवाब आसान है, वे मीठी मीठी बातें बनाकर फिया से पैसे लेता। राजकुमारी भी उससे अक्सर हीरे जवाहरात दिया करती थी। अंग्रेज इससे खफा हो गए, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। रॉयल रेजिडेंसी में उसके आने जाने पर रोक लगा दी गई। फिया से मिलने पर भी पाबंदी हो गई, लेकिन बाद में बेंडर्स ने गोपाल को फिया से मिलने की अनुमति दे दी। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण नहीं मिलता। गोपाल अब फिया से खुलेआम मिलने लगा। इसके बीच फिर से मोहब्बत पनपने लगी। फिया ने बेंडर्स को धमकी दी, यदि बर्मा भेजा गया तो जान दे देगी। लेकिन समय का चक्कर अब उल्टा घूमने लगा। गोपाल पैसों के लालच में शादी के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन उसे अपने पारिवारिक घर में रखने से इनकार कर दिया। गोपाल के रिश्ते में कुछ कटुता आ गई। अब वह बर्मा जाने के लिए भी तैयार हो गई। रत्नागिरी के व्यापारियों ने राजकुमारियों कन्याओं की विदाई के लिए एक मंदिर में समारोह किया, लेकिन इसमें फिया को नहीं बुलाया गया। समाज ने इसे लगभग बहिष्कृत कर दिया। फिर भी उसने अपना कुछ फर्नीचर बेचकर हिंदू मंदिर को दान दे दिया। जब फिया बर्मा के लिए रवाना हुई तो अन्य राज परिवार पारिवारिक घर में रखने से इनकार कर दिया। फिया गोपाल के रिश्ते में कुछ कटुता आ गई। अब वह बर्मा जाने के लिए तैयार हो गई। रत्नागिरी के व्यापारियों ने राजकुमारियों की विदाई के लिए एक मंदिर में महान समारोह किया, लेकिन इसमें फिया को नहीं बुलाया गया। समाज ने उसे लगभग बहिष्कृत कर दिया। फिर भी उसने अपना कुछ फर्नीचर बेचकर हिंदू मंदिरों को दान दे दिया। जब फिया बर्मा रवाना हुई तो अन्य राज परिवार उनके साथ नहीं थे। उनकी व्यवस्था दूसरे डिब्बे में की गई। कोलकाता के एक होटल में उसका अलग कमरा था। रंगून में भी उसके रहने की अलग व्यवस्था हुई। उस समय वह फिर से गोपाल के बच्चे की मां बनने वाली थी। बर्मा के समाज की नज़रों में है हो गई थी। फिया कोई उससे मिलने नहीं आता। इस बीच उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। एक तो लोगों की उपेक्षा और फिर ये घटना, वह टूट गई थी। उसने गोपाल को चिट्ठी लिखी कि वह फिर से रत्नागिरी आना चाहती है। गोपाल जानता था कि राजकुमारी आएगी तो पेंशन का पैसा उसके साथ लगेगा। फिर फिया ने अंग्रेज़ों से रत्नागिरी लौटने की अनुमति मांगी। ब्रिटिशर्स ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मानने को
तैयार न थी। उसने फिर आत्महत्या की धमकी भी दे डाली। अंत में अंग्रेज़ों ने उसे इस शर्त पर अनुमति दी कि राजकुमारी के रूप में उसे मिलने वाली सारी सुविधाएं ख़त्म कर दी जाएंगी। उसकी पेंशन भी घटकर सिर्फ 200 रुपये होगी। फिया ने सारी शर्तें मान ली और लौट आई रत्नागिरी। 1920 की जनवरी में फिया अपने पुत्र टूटू के साथ रत्नागिरी लौटी। जेटी पर उनके स्वागत में केवल गोपाल खड़ा था। अब शाही तामझाम खत्म हो चुका था। वह आम नागरिक थी। गोपाल ने उसके लिए गांव से बाहर एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। घर क्या गिनती की चीज़ें रखी, एक छोटी सी झोपड़ी, शायद किसी बंगले की आउट हाउस था। फिया सकते में आ गई। उसने वहाँ रहने से इनकार कर दिया। वह तुरंत कलेक्टर पहुंची और अपने पुराने निवास रॉयल रेजिडेंसी में रहने की अनुमति मांगी। वहाँ उसे इनकार कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने उससे पहले सारी शर्तों को साइन करा लिए थे। दुर्भाग्य ने फिया को ऐसी जगह ला टपका जहाँ उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। रत्नागिरी में ही उसके बसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं उसने 3 कमरों का मकान किराए पर लिया। ये कमरे बहुत छोटे छोटे थे, केवल 2 खिड़कियाँ, कोई पर्दा नहीं, दरवाजे हमेशा खुले रहते। सामान के नाम पर एकाध कुर्सी, एक स्टूल, लकड़ी की एकमात्र छोटी अलमारी, सोने के पलड़े में खेलने वाली अब ज़मीन पर सोती। इसके बाद भी उसने गोपाल का साथ नहीं छोड़ा। तब 200 रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी। फिया चाहती तो नौकर रख कर बहुत आराम से रह सकती थी, लेकिन उसके ये पैसे भी गोपाल हड़प लेता। गोपाल जब रॉयल रेजिडेंसी में दरबान था तब उसे वेतन मिलता था 15 रुपये। गाड़ीवान बनने पर 200-400 रुपये बढ़ गए। ऐसे में उसके लिए 200 रुपये बहुत बड़े थे। राजवंश होने से फिया के अंदर हाथ रोककर खर्च करने या पैसे का हिसाब पूछने की आदत न थी। बहुत उदास होने पर वह हाथ पीछे बांधकर बौद्ध मंत्रों का जाप करने लगती। दरवाजे पर आने वाले भिखारियों को अपना अन्न भी दे देती। गांव में वह सहानुभूति की पात्र बन गई, लेकिन इस जलालत से उसे कोई उबार नहीं सका। मन बहलाने के लिए वह गांव के छोटे छोटे बच्चों को घर में घुलने मिलने लगी। बच्चे भी बिस्कुट के लालच में उसके यहाँ आया करते थे। एकाध घंटे खेलते चहचहाते, लेकिन फिया और बच्चों के बीच संवाद ना के बराबर था। वह टूटी फूटी मराठी बर्मी लहजे में बोलती थी। बच्चों की समझ में नहीं आता। वह बच्चों से कहती, शिवरे करानी माझा पैसा लूटला आणि ते गेले, यानी शिकवेरे मुझे लूट रहा है। शिव करे मतलब गोपाल। उन दिनों मराठी लोगों में अपने मूल गांव का नाम अपने उपनाम के बाद लगाने की परंपरा थी। आज भी कुछ मात्रा में शिवरे इलाके का रहने वाला शिव रेकर इस तरह गोपाल का पूरा नाम हुआ। गोपाल बाबूराव सावंत शिवकरे, फिर उसे शिवकरे ही बुलाते। शाम को जब वह आता दिखाई देता तो फिया बच्चों को भगा देती। वे अब भी गोपाल की दीवानी थी। आणी ते गेले, यानी शिवकरे मुझे लूट रहा है। शिवकरे मतलब वही गोपाल। उन दिनों मराठी लोगों में अपने मूल गांव का नाम अपने उपनाम के बाद लगाने की परंपरा थी। आज भी कुछ मात्रा में है। शिवरे इलाके का रहने वाला शिव रेकर इस तरह गोपाल का पूरा नाम हुआ। गोपाल बाबूराव सावंत शिव रेकर। फिया उसे शिव रेकर ही बुलाती। शाम को जब वह आता दिखाई देता तो बच्चों को भगा देती। वे अब भी गोपाल की दीवानी थी। मौत पर सहानुभूति। गोपाल सफ़ेद धोती, कोट और टोपी पहनकर सुबह घर से निकलता।
सबसे पहले गांव के 3 मंदिरों में जाता। उनमें काल भैरव मंदिर भी था। बाद में वे इसका ट्रस्टी भी बना। सारे काम निपटाने के बाद शाम को वे फिया के पास पहुंचता, कुछ घंटे रुकता और अंधेरा होने से पहले ही लौट जाता। 4 गांवों में उसके पास अब 200 एकड़ जमीन हो गई थी। गांव की राजनीति भी उसने हाथ आजमाया। देखते देखते वह रत्नागिरी नगरपालिका का सदस्य बन गया। किसी राजनीतिक झगड़े में उसकी एक आंख भी गंभीर चोट आई थी। राजकुमारी के अंग वस्त्र रखेल बनाने की अकड़ उसमें समा गई। आज से 100 साल पहले रखेल बनाना या रखना अमीरों का शौक हुआ करता था। समाज उन्हें कुछ भी नहीं कहता, उल्टे उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते। इस लव स्टोरी में राजकुमारी रंक बन गई और कंगाल अमीर प्रिंसेस रेजिडेंसी क्वीन बनी और दरबान सामंत फिया इसी बदहाली में 3 जून 1947 को चल बसी। तब उसकी उम्र 67 वर्ष थी। उसकी मौत के बाद रत्नागिरी में उसके प्रति फिर सहानुभूति उमड़ पड़ी। उसके शव पर विभिन्न संस्थाओं, व्यापारियों और नागरिकों की ओर से फूल चढ़ाए गए। अंतिम यात्रा में फिया की पुत्री टूटू सबसे आगे थी। गोपाल के आने के बारे में किसी दस्तावेज में जिक्र न मिला। जिले की पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला जज और अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने उसको सम्मान में शोक भाषण दिया। अंतिम संस्कार होने पर पुलिस बैंड शोक धुन बजाती रही। प्रिय दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक करिएगा, शेयर करिए और कमेंट करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।